हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। फ्रेंड्स, हमने जो कलाम सीरीज शुरू की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस के लिए, जिसमें पहले साइंस सेक्शन हमने स्टार्ट किया है और इसके ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 8 कोल एंड पेट्रोलियम। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने बेल आइकन में भी दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियोस हम सबसे पहले डालें आपके पास पहुंच सके। तो इस वीडियो में आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर 5। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स इन डेली लाइफ। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। ये कह रहे हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जो कुछ नेचर के थ्रू हमें दी गई हैं और कुछ हमने खुद बनाई हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है कि जो भी मटेरियल्स का आप यूज़ करते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। तो यहाँ पर हम जो लिस्ट बनाएंगे उसमें पाएंगे ऑल दिस मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर एंड दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन्होंने कहा कि इस लिस्ट में हवा भी जुड़ी होगी, पानी भी, सॉइल भी एंड मिनरल्स भी। ये सभी के सभी जो मटेरियल्स हैं, एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स, इनको कहीं ना कहीं जो सोर्स है जहाँ से हम इन्हें पा रहे हैं वो नेचर है, यानी इसमें हमारा बनाने में कोई रोल नहीं रहा है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिल रहे हैं उन्हें कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ऐसे मटेरियल्स जो डायरेक्टली नेचर से हमें मिल रहे हैं उन्हें कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। अब नीचे क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर, यानी कि जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर से हमें मिल रहे हैं, क्या हम उन्हें हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आप कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो फ्यूल्स की बात हो, पेट्रोलियम की बात हो, तो कहीं ना कहीं जो हम जैसे जैसे उनको यूज़ करते जाएंगे तो एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है फॉर एवर हमेशा के लिए हम उसको यूज़ करते रहेंगे, तो उनकी लिमिटेशंस तो हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं वो सब ख़त्म ही हो जाएंगे, यानी उनको हम यूज़ अगर करें तो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम यानी फॉर एवर के लिए यूज़ करते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, यानी ख़त्म नहीं होने वाले। तो इस बेसिस पर हमने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले देखा हमने नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो हम नेचर से डायरेक्ट पा रहे हैं, उन्हें कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। अब इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को कहा जाता है जो अनलिमिटेड प्रेजेंट हैं, यानी ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, यानी इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता हमारे यूज़ के थ्रू। हम अगर हम चाहें कि उसको यूज़ करते करते ख़त्म कर दें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं, यानी ये अनलिमिटेड हैं। इन्हीं को कहा जाता है एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सनलाइट है, एयर है, इसको हम चाहें जितना यूज़ कर लें ये अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, इन फ्यूचर जितना भी हम चाहें उसको यूज़ कर लें। सेकंड है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो ख़त्म हो सकता है, एग्जॉस्ट हो सकता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इनका अगर हम यूज़ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे दीज एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, और जो ख़त्म होते हैं, ये एग्जॉस्ट होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ये ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के थ्रू होते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट मान लीजिए अभी बहुत हैं और इनका अगर हम डे बाय डे कट करना शुरू कर दें लकड़ी के लिए, फ्रूट्स के लिए और बाकी उससे जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं उन सब के लिए, तो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट का नंबर है वो डिक्रीज़ करता जाएगा और इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी होती रहेगी। यानी ये लिमिटेड अमाउंट में है, एक समय के बाद अगर हम इन्हें कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते रहे अपने फ़ायदे के लिए तो ये ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा है वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ हम देख रहे हैं वो वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो सकती है। मिनरल्स जो हमें मिल रहे हैं उनका भी अगर हम डे बाय डे यूज़ करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। अगला कोल, जो कोयला हम पा रहे हैं उसका भी अगर यूज़ करते रहे तो ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, यानी ये अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड हैं।
तो इस बेसिस पर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज को, एक एग्जॉस्टिबल दूसरा इनएग्जॉस्टिबल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी of the exhaustible natural resources like coal, petroleum, natural gas. Each group may have a different consumption pattern. Earlier generalization of any group needy. It may be that the earlier generation in some groups. अब यहाँ पर कह रहे हैं ये जो एक्टिविटी कराई थी जिसमें आपसे कहा गया है कि कंटेनर लीजिए, उसमें बहुत सारे पील्स वगैरह ईटेबल्स सब्सटेंसेस को रखिए, तो उसी को रिप्रेजेंट किया गया है इन्होंने किसके, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से रिप्रेजेंट किया है। यानी ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि फ्यूचर जनरेशन में उनको मिलेगी, कि अभी की जो जनरेशन है उसे किस रेट पर यूज़ कर रही है, उसका कितना बेनिफिशियल यूज़ निकाल रही है और उसको कितना रिप्लेस कर रही है। रिप्लेस करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कहीं से कोल निकालना शुरू किया, तो आप मान लीजिए 10 किलो के कोल कहीं से निकाले किसी एक जगह से, और आपने क्या किया, दूसरी जगह पर इतनी मात्रा में बनाने वाली चीज़ को दबा दिया अंदर। मान लीजिए कुछ एनिमल वगैरह या प्लांट्स वगैरह जो हैं अगर कहीं दब गए तो क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया। यानी अगर आप इधर यूज़ कर रहे हैं तो पीछे से वो बनता रहेगा। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि फ्यूचर जनरेशन को कितने नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे और कैसे वो यूज़ कर रही हैं, इन बातों पर भी डिपेंड करता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एंड दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉसिल एंड दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। तो इसमें हम क्या देखेंगे, मेजरली इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कोल के बारे में, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कहाँ से बने थे, तो जो डेड रिमेन्स था ना प्लांट और एनिमल्स का, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो जिन्हें फॉसिल्स कहा जाता है, तो इनके डेड रिमेन्स से बना, और इसीलिए ये जो फ्यूल्स बने इनके डेड रिमेन से, इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल क्यों कह रहे हैं, वो फ्यूल्स इसलिए क्योंकि ये फ्यूल की तरह काम करते हैं, और फॉसिल इसलिए क्योंकि ये डेड रिमेन से बने हुए थे कहीं ना कहीं, इसलिए इनको फॉसिल्स कहा जा रहा है। ठीक, तो अभी जो पहला पार्ट है हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो है कोल। You may have seen coal or heard about it as it is a hard stone and is black in color। ये कह रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं या तो इसको देखा होगा या फिर इसका नाम तो सुना ही होगा, कोल जिसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, एक हार्ड स्टोन होता है जो ब्लैक कलर का होता है, एंड कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। ये कोल क्या है, एक ऐसा फ्यूल है जिसको खाना बनाने में भी यूज़ किया जाता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन द रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन। और पहले के ज़माने में क्या होता था, कोल का यूज़ किया जाता था रेलवे इंजन्स में, ताकि ये जलाया जा सके और स्टीम प्रोड्यूस हो, और उस स्टीम से यूज़ किया जाता था इंजन को चलाने में। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट्स में किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में। एंड कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। और बहुत सारी बाकी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जहाँ पर कोल का यूज़ किया जाता है। अभी हम देखेंगे स्टोरी ऑफ कोल, यानी कोल के बनने की स्टोरी क्या है, किस तरह से कोल का बनना शुरू हुआ, कब से बनना शुरू हुआ और कहाँ से बना है, ये सब आप देखने वाले हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। ये कहने लगभग 300 मिलियन ईयर्स एगो क्या था, 300 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर बहुत घने जंगल थे, लो लाइंग जो वेटलैंड का एरियाज था वहाँ पर। एंड ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। फिर क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा घने जंगल थे, यहाँ पर कुछ नेचुरल प्रोसेसेस ऐसी हुई कि मान लीजिए बाढ़ आई यहाँ पर, या कुछ ऐसा नेचुरल कैलामिटी वहाँ पर आई कि ये क्या हुआ है, सॉइल के अंदर दब गए, और जैसे ही उनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट हुई तो वो क्या हुआ, कंप्रेस होना शुरू हो गए। एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सिंक डीपर एंड डीपर। और जैसे जैसे उनके ऊपर सॉइल आती गई तो वो अंदर पहुँचते गए, और जैसे जैसे अंदर गए तो वहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। एंड अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द डेड प्लांट गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। और जैसे जैसे नीचे टेम्परेचर बढ़ा और उस पर प्रेशर पड़ा, उस टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के बढ़ने की वजह से जो प्लांट के जो डेड रिमेन्स थे वो कोल में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। एंड एज द कोल कंटेन मैनी कार्बन्स द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इज इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब क्योंकि जो कोल है इसमें ज़्यादातर कंटेंट किसका होता है, कार्बन का,
तो यहाँ पर जो वेजिटेशन था यानी जो प्लांट्स वगैरह थे वो कन्वर्ट हो गए कोल में। इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बनाइजेशन, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोल का बनना होता है। कहाँ से? प्लांट्स के डेड रिमेन से, इसे कहा जाता है कार्बनाइजेशन। एंड सिंस इट वाज formed from the remains of the vegetation, the coal is also called a fossil fuel। अब क्योंकि ये डेड रिमेन से बना है वेजिटेशन के, इसलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। यहाँ पर नीचे एक फिगर दिया गया है जिसमें कोल माइंस को दिखाया गया है। When heated in air, the coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम एयर में कोल को जलाते हैं तो मेनली गैस जो रिलीज होती है वो कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड द कोल इज processed in industry to get some useful product such as coke, coal tar and coal gas। और कोल को जो है कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोसेस्ड किया जाता है, यानी कुछ प्रोसेसेस के थ्रू जब इसे पास किया जाता है तो कोल से कुछ यूजफुल प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, जैसे कोक मिलता है, कोल तार मिलता है एंड कोल गैस मिलते हैं। जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं तो ये सब प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, यानी जब कोल की प्रोसेसिंग की जाती है तब कोल तार, कोक एंड कोल गैस हमको मिल जाती है। अब सेपरेटली हम इसके 3 प्रोडक्ट्स को देखने वाले हैं, कोक के बारे में, कोल तार के बारे में एंड कोल गैस के बारे में। तो पहला पार्ट है कोक। एंड द कोक इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। तो कोक क्या है? एक टफ भी होता है, पोरस भी होता है एंड ब्लैक सब्सटेंस है। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और अगर आपसे कहा जाए कि कार्बन की सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म कौन सी है, वो है कोक। एंड द कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। और कोक का यूज़ किया जाता है स्टील के मैन्युफैक्चर में, और बहुत सारी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी कोक का यूज़ किया जाता है। अगला एग्जाम्पल है कोलतार का। जो दूसरा प्रोडक्ट हमको मिलता है वह कोलतार। एंड इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड। ये क्या है? एक काले कलर का गाढ़ा लिक्विड होता है जिसमें अनप्लेजेंट स्मेल होती है, यानी इसकी स्मेल को सूंघने का मन नहीं करता, ऐसी स्मेल इसके अंदर होती है। यहाँ पर नीचे आपको एग्जाम्पल दिया, पिक्चर दिखाई गई है। और ये जो कोल तार है वो मिक्सचर होता है ऑलमोस्ट 200 सब्सटेंसेस का। इसमें लगभग 200 सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं। एंड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार आर यूज्ड इन द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस एंड यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज। और इसी का यूज़ किया जाता है। लगभग 200 प्रोडक्ट जो इसके अंदर पाए जा रहे हैं उन्हीं का यूज़ किया जा रहा है। कोल तार से जो कोल तार के अंदर जो लगभग 200 सब्सटेंसेस का बना हुआ है, इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारे सब्सटेंसेस के मैन्युफैक्चर करने में, और हमारी डेली लाइफ में भी इसका यूज़ किया जाता है, और इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ में अगर इसका यूज़ देखा जाए कोल तार का, वो है सिंथेटिक ड्रग्स के बनाने में, डाइस के बनाने में, एक्सप्लोसिव्स के बनाने में, परफ्यूम्स के बनाने में, प्लास्टिक्स के बनाने में, पेंट्स के बनाने में एंड फोटोग्राफिक मटेरियल के बनाने में भी कहीं ना कहीं यूज़ है किसका? कोल तार का। तो कोल तार का डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है और इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। एंड इंटरेस्टिंगली नेप्थलीन बॉल्स यूज टू रेपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार। और अगर हम देखें जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं मौत को और इंसेक्ट्स को दूर भगाने के लिए, वो भी क्या है? कोल तार से ही ड्राइव्ड की गई हैं, यानी कोल तार से ही उनको बनाया जाता है। एंड दीज डेज बिटुमिन इज़ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग ऑफ द रोड्स। और अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बिटुमिन एक फॉर्म है, ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसका यूज़ किया जाता है कोल तार की जगह पर रोड की मेटलिंग में, यानी रोड्स में जो मेटलिंग की जाती है वहाँ पर बिटुमेन का यूज़ किया जाता है। रोड्स के डालने में बिटुमेन का यूज़ किया जाता है प्रेजेंटली। ये भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अब जो अगला प्रोडक्ट है कोल का, वो है कोल गैस। एंड द कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द कोल टू गेट कोक। यानी जब कोल से उसकी प्रोसेसिंग की जाती है ताकि हम कोक जो प्योरेस्ट फॉर्म में कोल की वो पा सकें, तो उस टाइम ये गैस रिलीज होती है और इसी गैस को कहा जाता है क्या? कोल गैस। एंड इट इज़ यूज्ड as a fuel in many industries. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants। और जहाँ पर भी प्रोसेसिंग हो रही होती है कोल की, तो उसी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर कोल गैस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर उसका यूज़ किया जा सके। यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले कहाँ पर कोल गैस का यूज़ किया गया था। कोल गैस वॉज फर्स्ट यूज फॉर स्ट्रीट लाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। Nowadays it is used as a source of heat rather than light। तो जो पहले के ज़माने में सबसे पहले लंदन के अंदर
1810 में इसका यूज़ किया गया था लाइटनिंग के लिए, और फिर न्यूयॉर्क में 1820 में लाइटनिंग के लिए कोल गैस का यूज़ किया गया था। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात देखी जाए तो कोल तार का यूज़ जो है लाइट से ज़्यादा हीट के लिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ से हीट हमें ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू लाइट। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है पेट्रोलियम। हम कोल के बारे में जान चुके हैं पूरा, और कोल के जो 3 पार्ट्स थे, यानी जो उससे प्रोडक्ट हमको मिल रहे थे, कोक जो कि प्योरेस्ट फॉर्म थी कोल की, और कोल तार और कोल गैस, इन तीनों के बारे में हम सेपरेटली पढ़ चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं पेट्रोलियम के बारे में। You know that the petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooter and car। ये कह रहे हैं आपने देखा होगा कि जो लाइट ऑटोमोबाइल्स होते हैं जैसे मोटरसाइकिल हुई, स्कूटर हुआ, कार हुआ, इन सब के अंदर क्या है, हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। और जो हैवी होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक हुआ, ट्रैक्टर हुआ, ये किस पर चलते हैं, डीजल्स पे चलते हैं। और ये दोनों के दोनों रिसोर्सेज, पेट्रोल भी और डीजल भी, एक नेचुरल रिसोर्स से प्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम है पेट्रोलियम। यानी पेट्रोलियम से ही हम क्या पाते हैं, पेट्रोल भी और डीजल भी। एंड द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा रॉक एंड द ओलियम ऑयल एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन द फिगर। जैसे फिगर 5.4 में इसमें दिखाया गया है कि जो पेट्रोलियम है वो जो अर्थ की रॉक्स होती हैं उनके बीच में से माइन किया जाता है। और जो पेट्रोलियम है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। यानी जो रॉक्स के बीच में ऑयल भरा होता है उन सबको निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है डायग्राम के थ्रू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस किस तरह निकाली जा रही है। यहाँ पर इम्परवियस रॉक्स है ये पूरी, और उसके नीचे लेयरिंग के बाद ये पहली लेयर है गैस की, दूसरी ऑयल की, फिर उसके नीचे वाटर है, एंड ये रॉक रिजर्वायर है। तो कहीं ना कहीं ऊपर भी चट्टान है और नीचे भी चट्टान, इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है क्या, पेट्रोलियम। इसीलिए इसको कहा जाता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट है पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। तो जैसे कोल को हमने देखा था, कोल कैसे बना था, मेनली ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स जो अर्थ पर रह रहे थे और वो सॉइल के अंदर जैसे ही डेड हुए तो उस पर सॉइल डिपॉजिट हो गई, और जैसे ही टाइम बीतता गया उस पर और सॉइल डिपॉजिट होती गई, टेम्परेचर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, उसी की वजह से जो डेड रिमेन्स थे वो कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर। इसी तरह जो पेट्रोलियम बना है वो कहीं ना कहीं उन एनिमल से बना है जो कहाँ पर रह रहे थे, सी के अंदर रह रहे थे। यानी समंदर के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिल्स थे उनके डेड होने की वजह से फिर उनके ऊपर और मटेरियल्स आया, वो डिपॉजिट कर गया, उस डिपोजिशन की वजह से क्या हुआ है, जो पेट्रोलियम है उसका फॉर्मेशन हुआ है। एज दीज ऑर्गेनिल्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। और जैसे ही उनकी बॉडी डेड हुई वो नीचे पहुँचे और उस पर सैंड और क्ले का डिपोजिशन शुरू हो गया। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और बहुत लंबे समय तक वहाँ पर एयर ना होने की वजह से, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या हो गया है, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिल्स थे वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में, और इसी तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फिगर में आप जब देखेंगे इट शोज दैट द डिपॉजिट्स ऑफ द पेट्रोलियम नेचुरल गैस, हमने देखा कि रॉक्स के बीच में किस तरह से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। ये आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है एंट्रेंस में कि जो दुनिया का सबसे पहला ऑयल का कुआं था वो कहाँ पर ड्रिल किया गया था, कहाँ पर खोदा गया था, वो खोदा गया था पेनिसिल्वेनिया में, यूएसए के अंदर 1859 में। उसके 8 साल के बाद 1867 में ऑयल वाज स्ट्रक इन माकुम इन आसम इन इंडिया, और आसम के अंदर जो माकुम जगह है वहाँ पर सबसे पहला ऑयल का वेल खोदा गया था। एंड इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन आसम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा। यानी ये मेजर साइट्स हैं जहाँ पर पेट्रोलियम इंडिया के अंदर पाया जाता है। कौन कौन सी, आसम है, ये गुजरात है, मुंबई हाई है, और जो गोदावरी और कृष्णा दो नदी हैं इनकी रिवर बेसिन्स पर पाया जाता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम, यानी जो पेट्रोल हम पा रहे हैं यानी जो निकाल रहे हैं तो ये प्योर नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं। अब इन सबको प्यूरीफाई किया जाता है रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू, वही हम देखने वाले हैं। एंड द पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड एंड इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑडर। और जो हम पेट्रोलियम निकाल रहे हैं इसके कलर कैसा होता है, डार्क ऑयली होता है, और ये भी सूंघने में अच्छा नहीं होता है।
and it is a mixture of various constituents such as petrol, petroleum gas, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सब क्या हैं, पेट्रोलियम के अंदर पाए जाते हैं। पेट्रोल भी, डीजल भी, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी, पैराफिन वैक्स भी। एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। और इसी प्रोसेस को, जिसमें पेट्रोलियम में से उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। और यहाँ पर पिक्चर में हमको दिखाया गया है जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, यानी जो इसकी मशीनरी होती है जहाँ से रिफाइनिंग की जाती है, पहले पेट्रोलियम को निकाला जाता है, उसके निकालने के बाद इसकी रिफाइनिंग की जाती है, यानी बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट थे उनको सेपरेट किया जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिफाइनिंग। नेक्स्ट है द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेट्रोलियम आर एंड देयर यूजेस आर गिवन द टेबल 5.1, यानी 5.1 जो टेबल है इसमें दिया गया है कि जो पेट्रोलियम है उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं और इनके क्या क्या यूज़ हैं। जैसे जो पेट्रोलियम के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है, पहला है एलपीजी, पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या कहा जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, यानी जो गैस होती है वो लिक्विड की फॉर्म में होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसलिए इसको कहा जाता है। और इसका जो यूज़ है वो होम में किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। अगला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पेट्रोल है, इसका यूज़ मोटर फ्यूल में किया जाता है, जैसे जानते ही हम लोग, एविएशन फ्यूल में, और ड्राइंग एज क्लीनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। जो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है केरोसिन, ये स्टोव्स में, लैम्प्स में और जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है इसका एज अ फ्यूल। और अगला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम का वो है डीजल एंड यूज फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी इसका यूज़ कहीं ना कहीं किया जाता है। एंड जो अगला एग्जाम्पल है जो पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है लिब्रिकेटिंग ऑयल, और इसको यूज़ किया जाता है लुब्रिकेशन में। एंड नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है पैराफिन वैक्स, इसका यूज़ किया जाता है ऑइंटमेंट में, कैंडल्स में एंड वैसलीन के बनाने में। जो अगला एग्जाम्पल है जो कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम का वो है बिटुमेन, और इसका यूज़ किया जाता है पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में बिटुमेन का यूज़ किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि रोड सरफेसिंग में किसको यूज़ किया जाता है, तो बिटुमेन को यूज़ किया जाता है, डामर जिसे कहा जाता है। एज अ फ्यूल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स बिकॉज ऑफ लेट्स पॉल्यूशन इट इज़ कॉल्ड क्लीनर फ्यूल। देख लेते ऊपर किसकी बात चल रही थी, नहीं अभी, हाँ हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अभी, इधर ये मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं जो हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से पाते हैं, इसीलिए इन सबको क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल्स क्योंकि इतने ज़्यादा केमिकल और इतने ज़्यादा सब्सटेंसेज इनसे मिल रहे हैं डाइवर्स फॉर्म में और उनका हम यूज़ कर रहे हैं, और इन सबको इसलिए इनसे क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। एंड दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द डिटर्जेंट फाइबर्स लाइक पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक। जो डिटर्जेंट्स होते हैं और जो फाइबर्स होते हैं जैसे पॉलिएस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, एक्राइलिक हो गया, इन सब के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। एंड पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। द हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर लाइक यूरिया। और जो हाइड्रोजन गैस इनसे रिलीज़ होती है एज अ प्रोडक्ट, इसको भी यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र के बनाने में। एंड ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, यानी काला सोना भी पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट इससे हमें मिल रहे हैं और इसे डाइवर्स फॉर्म में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। ये भी आपको याद रखना है और पूछा भी जा चुका है। जो नेक्स्ट है टॉपिक इस चैप्टर का, एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, और इसको हम पढ़ेंगे, ये है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। अब जो बाकी रिसोर्सेज हैं उन सब के मुकाबले जो नेचुरल गैस, जो एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, जो एक नेचुरल रिसोर्स है, ये बाकी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना पाइपलाइंस के थ्रू काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू बाकी रिसोर्सेज को। एंड द नेचुरल गैस इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसको हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है, किस फॉर्म में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी CNG की फॉर्म में इसको रखा जाता है। एंड CNG इज़ यूज्ड फॉर द पावर जनरेशन,
और CNG का यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन में, एंड इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, और इसको प्रेजेंटली यूज़ किया जा रहा है एज अ फ्यूल फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। अब क्योंकि जो CNG है ये क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। इसको क्लीनर फ्यूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये जलती है तो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करती है, कम पॉल्यूशन करती है, इसीलिए इसको क्लीनर फ्यूल कहा जाता है। और इसी की वजह से जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, यानी जितने भी सवारियाँ वगैरह हैं, उन सब में किसका यूज़ किया जा रहा है? CNG का यूज़ किया जा रहा है, और इसके यूज़ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी। एंड द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। और इसका जो सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि CNG को डायरेक्ट हम जला के और मतलब डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं फैक्ट्रीज़ में भी, और जहाँ तक इसकी पाइपलाइन जा रही है वहाँ तक हम अपने घरों में भी यहाँ तक कि इसका यूज़ कर सकते हैं। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन आवर कंट्री, सॉरी अभी हम पीछे थे यहाँ। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। और इसी तरह की जो पाइपलाइन है उसका नेटवर्क प्रेजेंट है कहाँ पर? गुजरात में वडोदरा के अंदर, और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी प्रेजेंट है, और कुछ अलग जगहों पर भी ये CNG जो है पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जा रही है। एंड द नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जैसे हम कुछ रॉ मटेरियल लेते हैं नहीं, बहुत सारे अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें पहले कोई कच्चा मटेरियल यानी रॉ मटेरियल की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो रॉ मटेरियल है नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बनाने में। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन आवर कंट्री। द नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो जो इंडिया है इसके अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हमें नेचुरल गैस मिली है। कौन कौन सी जगहें? ये त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है। ये सब जगहें हैं जहाँ पर हमको जो नेचुरल गैस है वो मिलती है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन अराइज कर रही है यहाँ पर, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म। ये कह रही है क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं? फिर नीचे आंसर भी दे रहे हैं नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा कोल का पेट्रोलियम किस तरह हुआ, पेट्रोलियम और जो पेट्रोलियम है उसका फॉर्मेशन किस तरह हुआ। तो कोल का फॉर्मेशन हमने देखा, जो प्लांट्स के डेड रिमेन्स थे वो जैसे ही सॉइल के अंदर बेरीड हुए उसके ऊपर से फिर सॉइल आई, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसके ऊपर और सॉइल आई, सॉइल के आने की वजह से वो डीपर सॉइल में पहुंचते गए, अंदर धंसते गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ा। टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने की वजह से और वहाँ पर एयर के प्रेजेंट ना होने की वजह से ये कोल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। उसी तरह हमने पेट्रोलियम का देखा कि जो सी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, जैसे ही वो डेड हुए नीचे पहुँचे उस पर सिल्ट और क्ले का डिपोजिशन शुरू हो गया, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा उस पर और डिपोजिशन होता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, और जैसे जैसे वो डीपर पहुँचे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ने की वजह से और वहाँ पर एयर के प्रेजेंट ना होने की वजह से क्या हुआ, जो डेड रिमेन्स थे एनिमल्स के वो कन्वर्ट हो गए किस में? पेट्रोलियम में। लेकिन ये सब करने में टाइम बहुत लग रहा है, जैसे हमने देखा कोल में भी लगभग 300 मिलियन ईयर्स लग रहे थे, और सेम टाइम लगभग 100 से 200 300 मिलियन ईयर्स जो हैं वो पेट्रोलियम के बनने में भी लग रहे हैं। यानी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम इसको लेबोरेटरी में तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो कंडीशंस चाहिए वो हमारी लेबोरेटरी के अंदर अवेलेबल नहीं हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं, यानी एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उनको यूज़ करते रहे तो, यानी एक लिमिटेड मात्रा में वो प्रेजेंट हैं। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट एंड मिनरल। और इन्हीं को हमने क्या कहा जाता है? एग्जॉस्टिबल कहा था, क्योंकि ये ख़त्म हो सकते हैं एक समय के बाद। एंड यू नो दैट द कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, और जैसे कि हम जानते हैं कोल और पेट्रोलियम कैसे हैं? फॉसिल फ्यूल्स हैं। एंड इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्ट इनटू फ्यूल्स। और किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को, प्लांट हो या एनिमल हो, उसको इन फ्यूल्स में कन्वर्ट होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, यानी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। और उसके मुकाबले अगर हम इसको खर्च करने की बात करें तो बहुत जल्दी हम इसको खर्च कर देते हैं, लेकिन इसके बनने में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। और जहाँ तक
अभी तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब जिस रेट पर हम यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, अगर इनकी बात की जाए तो अगले कुछ 100 सालों में ही, कुछ 100 सालों के अंदर अंदर ही हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सबको यूज़ कर लेंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रक्शन रेट है, यानी जिस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ उनका यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। मोरओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और दूसरा जो डिफेक्ट इनके थ्रू है, यानी जो दूसरा नुकसान है, वो इन्वायरमेंट को है। क्योंकि जैसे जैसे इन फ्यूल्स को जलाया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स को, तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। जैसे ये बर्न करते हैं, एयर के अंदर हाइड्रोकार्बन्स कुछ अनबर्नड रह जाते हैं। जैसे हमने देखा पेट्रोलियम किसके सोर्स हैं, पार्टिकुलरली इनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो कुछ हाइड्रोकार्बन अनबर्नड रह जाते हैं, पूरे सही से नहीं जलते हैं। तो अनबर्नड रहने की वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। एंड देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। और इनका यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, कि जैसे इनको जलाया जाता है तो मेनली क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक मेजर ग्लोबल वार्मिंग का कोज है, और हम कह सकते हैं कि ये एयर पोल्यूशन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो है मेनली किसके थ्रू हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, जो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, इनके बर्निंग पर। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल ओनली व्हेन द एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है कि हम इन फ्यूल्स का तभी यूज़ करें जब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर हम इसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करने की कोशिश करें, या फिर इसको रिप्लेस करने की कोशिश करें। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा और ग्लोबल वार्मिंग के रिस्क कम होते जाएंगे जैसे जैसे हम फ्यूल्स का जो यूज़ है वो कम करते जाएंगे, और इसके अवेलेबल रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे लंबे समय तक, यानी ये अवेलेबल रहेगा। In India, the Petroleum Conservation Research Association advise the people to save petrol और डीजल while driving, and these are the tips. तो इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर एक एसोसिएशन है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसका काम क्या है, तो इंडिया के अंदर जो PCRA है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये एडवाइस करती है लोगों को कि आप पेट्रोल और डीजल का जो यूज़ है वो कम करें। और किस तरह से आप सेव करते हैं वो कुछ टिप्स यहाँ पर दे रहे हैं, कि ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। और जितना पॉसिबल हो सके एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाएं, यानी ऐसा नहीं है पहले बहुत तेज़ घटाया बढ़ाया, इससे क्या होता है, पेट्रोल का यूज़ ज़्यादा होता है। अगला है कि जब ट्रैफिक लाइट्स में आप कहीं पर वेट कर रहे हैं तो क्या करें, स्विच ऑफ कर दें इंजन को, जिससे पेट्रोल का कंजर्वेशन होगा। अगला है कि सही प्रेशर हम टायर्स में रखें, क्योंकि अगर हवा वगैरह कम रहती है टायर्स के अंदर तो पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है। अगला है इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस हम करते रहें कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और यहीं पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, और इसके बाद हम देखेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं बाकी लेक्चर्स अगर आपने जो नहीं देखें, और फिर उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जो क्वेश्चंस इस चैप्टर के हैं इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन है द मिनरल्स आर, यानी जो मिनरल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, मतलब किस तरह के सोर्सेज में हमने उनको क्लासीफाई किया है। तो पहली बात, पहला है मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, तीसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम देख चुके हैं कि मिनरल किसका एग्जाम्पल है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी एक समय के बाद ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए इनको एग्जॉस्टिबल कहा जा रहा है। जो अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, यानी जो पेट्रोलियम है वो मेनली किसका मिक्सचर है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। पेट्रोलियम के अंदर मेनली जो पाया जाता है वो है हाइड्रोकार्बन्स। इसी की वजह से जो बर्निंग होती है इसकी, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और कुछ अनबर्नड हाइड्रोकार्बन के रहने की वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल प्रोडक्ट, यानी कोल का प्रोडक्ट कौन नहीं है। हम देख चुके थे कोल के प्रोडक्ट कौन से थे, तीन थे, एक कोल तार था, कोल गैस था, और अगला क्या था, कोक। और कोक को हमने देखा था ये क्या था, प्योरेस्ट फॉर्म था, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। कोल की जो प्योरेस्ट फॉर्म थी वो कौन था, कोक। तो यहाँ पर लाइम इसका एग्जाम्पल नहीं है। कोल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, कोल तार, कोल गैस एंड कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोकेमिकल, यानी जो पेट्रोकेमिकल हमने देखे उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो पैराफिन वैक्स पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल के अंदर आता है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम पा रहे थे उनमें बहुत सारे
तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पैराफिन वैक्स, ये नहीं, पैराफिन वैक्स इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड, यानी जो डेड वेजिटेशन होता है उसको कोल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये हम देख चुके हैं, इसको कहा जाता है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो कोल बन रहा है उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कार्बन का होता है, इस वजह से इसे कार्बोनाइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चंस में कि एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इज, यानी एक ऐसी नेचुरल गैस जिसको हाई प्रेशर में रखा जाता है, उसका नाम क्या है, वो है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या नाम है इसका, कंप्रेस्ड, हम देख चुके हैं पहले ही, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कहा जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड, ये भी हम देख चुके हैं, कई बार पूछा भी जा चुका है एंट्रेंस के अंदर कि जो रोड की सरफेसिंग होती है उसमें कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो हम यूज़ करते हैं, वो है बिटुमिनस। बिटुमिनस यानी डामर का हम यूज़ करते हैं रोड्स की सरफेसिंग में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट्स वो हैं, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, कोक, कोलतार एंड कोल गैस। अगला क्वेश्चन है द माइनिंग ऑफ द ऑयल अंडर सी इज टर्म्ड एज, यानी सी के अंदर जो हम माइनिंग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शोर माइनिंग। शोर माइनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सी के अंदर हैं उनको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज, ये भी पूछा जा चुका है, जो एलपीजी है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ये होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड, ये अगेन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सरफेसिंग में क्या यूज़ किया था रोड्स की, तो ये है बिटुमिनस, बिटुमिन का यूज़ किया था रोड की सरफेसिंग में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल, व्हीकल के लिए सबसे कम पोल्यूटिंग फ्यूल कौन सा है, ये भी आ चुका है एंट्रेंस में, क्या है ये, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसी का यूज़ किया जाता है ताकि कम पोल्यूशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम इज फाउंड अंडर द, तो जो पेट्रोलियम है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नेचुरल गैस हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर कहाँ पर नेचुरल गैस नहीं बनी है, तो यह दिल्ली, दिल्ली के अंदर नेचुरल गैस नहीं बनी है, बाकी त्रिपुरा में भी पाई जाती है, जैसलमेर में भी और मुंबई हाई में भी पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है विद 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक ये लिंक पहुँचाने की कोशिश करें, और अपनी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।